अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 79 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। कैफ वन का। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर कोई थ्योरेटिकल पॉइंट रह गया हो, किसी क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन ना समझ आ रही हो कोई चीज़, या कोई एमसीक्यू प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप बता सकते हैं, वरना स्टेटमेंट इन इक्विटी को मैं लॉक कर दूंगा। कोई मसला नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर उससे पिछला टॉपिक था, वो अभी ज़रा चला रहे हैं हम, ठीक है ना। उसमें कुछ कमियां रहती हैं, अभी वो पूरी करेंगे। ये पूरी हो जाएगी तो फिर IS 8 को चलाएंगे, और अगर अगले हफ्ते में IS 8 की कमियां भी पूरी होगी, उसमें इतनी ज़्यादा है नहीं ख़ास, ठीक है। थेरी है, 2-3 दिन में पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर जब मौका मिलेगा वापस जाएंगे। वरना IS 20, 40, 16, 36, 23 इनको अब हमने तब तक नहीं छेड़ना जब तक जो चल रहा है करेक्शन ऑफ एरर ऑनवर्ड्स उसमें कोई गुंजाइश ना मिले हमें। इसको गुंजाइश नहीं देनी। उसके बाद उनमें वैसे ही काफ़ी हद तक गुंजाइश कोई नहीं थी, जो छोटी मोटी है वो फिर एंड पे भी हो सकती है, ठीक है। टेस्ट नंबर 8 हम कर रहे थे, करेक्शन ऑफ एरर का टेस्ट था। जी जी बिल्कुल भाई जी। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अकाउंटिंग करेक्टिंग एंट्रीज, भाई को कल बताया था, एंट्रीज टू करेक्ट अबव एरर्स। तो करेक्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज या रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी थी हमें, ठीक है। क्विकली करते हैं इसको। अ पेमेंट ऑफ, अच्छा, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून फॉलोइंग एरर्स वर हाईलाइटेड। नंबर 1, अ पेमेंट ऑफ 90,000 टू अ सप्लायर वाज रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन कैश। तो ओरिजिनल एंट्री होना क्या चाहिए था, ओरिजिनल एंट्रीज होना क्या चाहिए था, पेमेंट टू अ सप्लायर। तो मैंने क्या कहा था, इसकी एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से जी, 90 से। ये एंट्री होनी चाहिए थी, 1000 में कर रहा हूँ, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर डाला। व्हाट इज डन बाय अकाउंटेंट, ये बिल्कुल आपको समझाने के लिए मैं करता होता हूँ, आपको पता है क्या, डायरेक्ट लिख दिया करें। नहीं, आप ज़रा क्विकली कर लेना इसको जी। उन्होंने गलती से क्या कर दिया, गलती से रिकॉर्ड कर दिया उसको परचेज ऑफ इन्वेंट्री के तौर पे, और वो यूज़ कर रहे हैं परपेचुअल सिस्टम। इसका मतलब उन्होंने इन्वेंट्री को डेबिट किया होगा, परचेज रिकॉर्ड करते हुए परपेचुअल सिस्टम में हम इन्वेंट्री डेबिट करते होते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट कर गए 90 से। अब सही करने के लिए, सही करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री, इसका नंबर होना था, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री, एंट्री टू करेक्ट एरर, रेक्टिफाइंग एंट्री। क्रेडिट डेबिट होना था, होना था, नहीं हुआ, तो अब कर लें। इसको तो बाद में करेंगे। तो क्रेडिटर्स डेबिट 90 से, कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। इन्वेंट्री गलत डेबिट हो गया है, सही करने के लिए इसको क्रेडिट कर लें। अब इन्वेंट्री का असर कॉस्ट ऑफ सेल पे तो पड़ता है, लेकिन तब जब हम कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग निकाल रहे हों इन्वेंट्री को काउंट करके, लेकिन वो होता है पीरियोडिक सिस्टम में। यहाँ पर परपेचुअल सिस्टम है, तो जैसे कल समझाया था आपका, और कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं आना, ठीक है। तो बस यही एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नंबर 1। तो रिक्वायरमेंट सिर्फ ये, इसका नंबर मिलेगा आपको। डन जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी, उनके हंसने से परेशान ना हो, खुल के खाओ पियो, कुछ नहीं होता। अब जाहिर है खाना पीना करना है, छापर तो खड़केगा ही, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। चलो जरा करो करो। नहीं 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 नहीं, तुम ज़रा इनको, हाँ, खुद नहीं लेके आ सकते, दूसरों पे हंसते हो। खाओ खाओ यार, खाओ, टेंशन ना लो। एक्स्ट्रा क्लास में सब छुट्टी है, सब माफ़ी है, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग आ जाते हैं, ठीक है। और जो नहीं आते उनका जो दर्द यहाँ पे मुझे महसूस होता है ना, उनकी वजह से वो नहीं समझ सकते। जब तक खुद नहीं वो कभी उस्ताद बनेंगे, या माँ बाप बनने से पहले औलाद, जब खुद माँ बाप बनता है ना बंदा, फिर पता लगता है यार वो अम्मा अब्बा ठीक ही कहते सन, घरों निकलते सी तैनियाँ काला, कितने पहुँचे हो, पहुँचे नहीं, किधर रह गए हो। और जब बंदा खुद बड़ा होता है ना, फिर पता लगता है। ऐसे ही कोई नहीं, कभी तो लगेगा पता इनको भी। नहीं आते जो आधा घंटा सिर्फ बुलाता हूँ, हालांकि मैंने घर वाले टाइम में ऐड किया हुआ, आप देख लें, आपको घर पे कभी भी अब 1 घंटे से ज़्यादा होमवर्क पे नहीं लग रहे। हालांकि ये आखिरी महीना है, और ये मतलब इस वक्त थ्रॉटल दी होती है सबने, हमने भी दी हुई है, लेकिन क्लास में बैठ के कर लेते हैं काम। बस नमाज की ब्रेक बीच में करते हैं। इन्वेंट्री विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, इन्वेंट्री विदड्रॉन बाय ओनर, इन्वेंट्री ड्रॉइंग डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट।
was recorded as credit sale, was recorded as credit sale। अच्छा, अब क्रेडिट सेल फॉर 460, उसने 460 रुपए की सेल के तौर पे इसको रिकॉर्ड किया है। ये एंट्री तो हमेशा होती है विद कॉस्ट, याद है? ये जितनी भी एंट्री होती थी ड्राइंग्स या चैरिटी या जो भी चीज़ें गुड्स की फॉर्म में आपने अदर देन सेल की हैं, ओनर घर ले जाए या आप चैरिटी के तौर पे बांट दें या आप सैंपल्स के तौर पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए बांट दें, जिनके अंदर आपकी इन्वेंट्री यूज़ हो रही है अदर देन सेल, तो उसकी एंट्री होती है वही वाला हेड जो है, मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, रिपेयर एक्सपेंस हो गया, ड्राइंग्स हो गया, वो डेबिट करके क्रेडिट किसको करना है? इन्वेंट्री को या परचेज को, अगर पीरियोडिक सिस्टम में है। लेकिन ये एंट्री होती किससे? हमेशा विद कॉस्ट, ठीक है। अब ये एंट्री तो होनी थी विद कॉस्ट, लेकिन उसने सवाल में हमें क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। अब ये बात थोड़ी ध्यान से पढ़ने वाली थी, ऐसी चीज़ें मिस करते हैं बच्चे अगर करते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है? इन्वेंट्री विदड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज वाज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल फॉर 460। तो सेल तो उन्होंने सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड की होगी ना। अब हमें ये एंट्री कॉस्ट से करनी है और मार्कअप मार्जिन हमने पढ़ा हुआ है, और सवाल के अंदर उसने बताया था कि वो मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। तो यहां पर ही हम फटाफट लिख कर रख लेते हैं जहां कहीं यूज करना पड़े। अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेल के साथ जोड़ी हुई है तो सेल 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट 75। अब मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट। मेरे पास गिवन क्या है? सेल। तो इसको कर लेते हैं जी कॉस्ट पे जी। 460 रुपये सेलिंग प्राइस है, गिवन अमाउंट को डिवाइड करो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो 75 से। ये एंट्री होनी चाहिए थी कितने से? 345। अच्छा, अब ये तो एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने गलती से क्या रिकॉर्ड कर लिया इसको? सेल्स के तौर पे, क्रेडिट सेल के तौर पे। उन्होंने क्रेडिट सेल के तौर पे रिकॉर्ड किया। तो पीरियोडिक सिस्टम तो है नहीं कि सिर्फ सेल की एंट्री की होगी, उनका परपेचुअल सिस्टम है, तो उन्होंने 2 एंट्रीज की होंगी। पहली एंट्री उन्होंने की होगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 460 से, तो ये एंट्री तो एज इट इज रिवर्स करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये सेल तो थी ही नहीं, ठीक है। और दूसरी एंट्री उन्होंने क्या की होगी? और खुद से नहीं कह रहा तो गलत नहीं अज्यूम कर लेना कि उन्होंने गलती से ये काम किया उन्हें, ठीक है। दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, COS लिख दूं, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी। और वो कितने से किया जी इन्होंने? 345। ये की है या नहीं की है? ये की है या नहीं की है? की होगी, जाहिर सी बात है, परपेचुअल सिस्टम जो है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री जिसके नंबर थे, ड्राइंग्स डेबिट होनी थी, नहीं हुई, कीजिए। इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी क्या मतलब? पहले वाली एंट्री को तो सीधा एज इट इज उल्टा दें, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे कर लें। इधर देखो ना, एक चीज़ आसान कर लेते हैं। और सेल तो वो थी नहीं, गलत सेल रिकॉर्ड हुई, तो पहले क्या कर लो इसको? सेल्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, ये ज़रा आसान हो गया ना, ठीक है। 460। तो ये एंट्री जो हुई पड़ी है ये गलत था, तो आपने इसको रिवर्स कर दिया, ये तो हो गया ख़त्म। अब बाकी ईजी हो गया। ड्राइंग डेबिट करना था, नहीं किया तो कर लीजिए। इकट्ठी भी एंट्री हो सकती थी, मैं करने लगा था, फिर मैंने कहा जरा ये ज़्यादा आसान लगेगा, इकट्ठी भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट 345 से, और इन्वेंट्री क्रेडिट होना चाहिए था, इन्वेंट्री क्रेडिट हो गया हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल गलत डेबिट हुआ है, सही करने के लिए क्रेडिट कर, ठीक है जी। ये है आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इकट्ठी एंट्री कैसे होती? तरतीब से चल रहे होते तो क्या करते? यूं मैं करता, ड्राइंग डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कीजिए। इन्वेंट्री क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना कीजिए, तरतीब से चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद डेटर डेबिट हुआ, गलत हुआ, सही करने के लिए क्रेडिट कीजिए, डेटर। सेल क्रेडिट हुआ, गलत क्रेडिट हुआ, सही करने के लिए डेबिट कीजिए, 460। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल गलत डेबिट हुआ, सही करने के लिए क्रेडिट कीजिए, 345। तो काम तो वही हुआ है, इकट्ठी भी कर सकते थे, अलग अलग, जरा मुझे इजी लगा तो मैंने इस तरह से करवा दिया। दोनों तरह से सही है, दोनों तरह से नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, सही है जी, और सही है। आगे बढ़ें जी, बढ़ते जाए। नंबर 3, इन्वेंट्री रिटर्न बाय अ कस्टमर विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ 540। आगे ना पढ़ो, आगे ना पढ़ो, पहले बता दो
इन्वेंट्री अगर वापस आई है, परपेचुअल सिस्टम है, अगेन उसने देखो ना परपेचुअल पीरियोडिक कोई टेस्ट किया है इस सवाल के अंदर 2 एडजस्टमेंट्स में। अब जिसने सिर्फ वो इस यहाँ पे इस लेवल पे आके जितनी को ज़रूरत है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपने ये लेक्चर लिया हुआ है, सुभान अल्लाह, वही सामने पड़ा है, नहीं वो नहीं पढ़ा, सुभान अल्लाह वो सामने नहीं है, लेकिन वर्किंग पे था, मुझे इतना याद है, ये यहाँ पे हमने सामने रखा। सिर्फ इतना सा लेक्चर ज़रूरत है। एंट्रीज क्या होती हैं, फिर लेजर कौन कौन से बनते हैं, फिर ट्रायल में कैसी प्रेजेंटेशन है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में कैसे आना है, यही इन्वेंट्री आगे जितने टॉपिक्स में यूज़ होनी है, बस इतना ही काम है। तो ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न हुई, इन्वेंट्री रिटर्न बाय कस्टमर है, सेल रिटर्न सॉरी, तो क्या है ये, सेल रिटर्न। अगर सेल रिटर्न है तो फिर सेल के वक्त भी 2 एंट्री होती हैं, सेल रिटर्न के वक्त भी पहले ओरिजिनल एंट्री करते हैं। पहली एंट्री सेल रिटर्न की एंट्री करो, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, ये होती है सेलिंग प्राइस के साथ, DRS लिख देता हूँ जी। सेलिंग प्राइस ऑफ 540, और साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी होती है, वो उसने नहीं दी हुई होगी। वो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री बढ़ गई और कॉस्ट ऑफ सेल को कम करो। 540 सेलिंग प्राइस है, एक बार मार्कअप मार्जिन निकाल लिया, ये 100 है, हमें चाहिए ये 75 पे, बताइए 405 से इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कितने बच्चों ने ऐसे किया भी था वैसे, ये तो होना चाहिए था, ठीक है, ये तो होना चाहिए था यार, जगह मुक गई, सवाल नहीं मुकिया। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं उन्होंने क्या किया। व्हाट इज डन बाय अकाउंटेंट, कहता है वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री एंड क्रेडिटेड टू रिसीवेबल एट सेलिंग प्राइस। अब उसने डेबिट क्रेडिट दोनों बता दिए, खुद से कुछ अज्यूम नहीं करवाया आपसे। वॉज डेबिटेड टू, बोलो क्या लिखा हुआ था, मैं दोबारा नहीं पढ़ने जा रहा। वॉज डेबिटेड टू, सर खुद ही पढ़ लें जाके, हद होगी। वॉज डेबिटेड टू इन्वेंट्री, अच्छा ये टेस्ट नहीं है आपके पास यार, बुलाएं उनको यार, ऐसे एरोप्लेन्स हैं। कल भी एक सवाल डिस्कस हो गया, हद होगी वैसे, जल्दी से बुलाएं उन्हें। चलें जी, अब गुजारा करें, सॉरी जी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं खुद देखता हूँ, मैं खादिम मौजूद जी। वर डेबिटेड टू इन्वेंट्री एंड क्रेडिट टू, कोई आपसे अज्यूम करवाने की उसने जहमत नहीं करवाई आपसे कि आप अज्यूम करें, उसने खुद बताया डेबिट क्या हुआ और क्रेडिट क्या हुआ। अगर एक बताता तो दूसरा सही अज्यूम करते, लेकिन उसने कहा रहने दो, कुछ अज्यूम ना करो, इतनी चवला मार दो तुम हर दफा आके, मैंने दोनों बता देता हूँ, ठीक है, कम से कम पढ़ के रॉन्ग एंट्री तो कर लो। एंड क्रेडिट टू विद सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। अब सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट होना था, और इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल भी, चलो तरतीब से ही चलते हैं। सेल रिटर्न डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें 540 से। डेटर क्रेडिट होना था 540 से, हो गया 540 से, इसको कुछ ना कहो। इन्वेंट्री डेबिट होना था, नहीं हुआ, इन्वेंट्री को डेबिट कीजिए, कितने से, 405 से। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए 400, हो गया तो कुछ ना करो, हो गया तो कुछ ना करो, ओ नहीं डिफरेंस है, ओके ओके ओके, एक मिनट। इन्वेंट्री डेबिट होना था 405 से, लेकिन गलती से ज़्यादा डेबिट हो गया, तो सही करने के लिए क्या कर लो, क्रेडिट, कितने से, इनका डिफरेंस ले लो 135। आगे बढ़ो, डेटर क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। अब इसका क्या करें जी, इस मनूस का, मुझसे दोबारा एंट्री मुझसे मिक्स हो गई, दोबारा करो ज़रा, दोबारा, हाँ मुझे पता है शायद को मैं मिस कर गया, ज़रा दोबारा कर लेते हैं जी प्लीज़, मुझसे मिस होगी ना, ज़रा देख लो ना, एक मिनट, क्या हो गया। सेल रिटर्न 540 डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लिया। नेक्स्ट, डेटर क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना कीजिए। नेक्स्ट, इन्वेंट्री डेबिट होना था 405 से, हो गया 540 से, तो सही करने के लिए इन्वेंट्री को 135 से क्रेडिट कर दो, रह क्या, अच्छा मैं भी कहूँ, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए। मेरा तो इतरा निकल गया, मैं क्या शायद आ गया वही जिसका इंतजार नहीं था हमें, कौन वाला, हाँ भाई इनके टेस्ट ला, ज़रा जाएँ TS को, उन्हें कहें कि टेस्ट 8 की कॉपीज़ तो ला दें बच्चों को बैठे हैं 50 एक बच्चे तो बैठे ही होंगे। यह हालात ने, मतलब रला मिला कर 300 की क्लास चों 50 बच्चे आते हैं एक्स्ट्रा क्लास, वही ठीक है, होमवर्क दे के घर पे कहा करूँगा पढ़ के आ, जब इन्होंने नहीं पढ़ना है तो चलो जो आते हैं वो तो पढ़ने आते रहे ना, बस ठीक है, मेरे लिए वही काफ़ी। आप लोग तो एरोप्लेन हैं, आप तो शाहीन है मेरे,
उड़ने वाले ही हैं, मतलब बात वही है। अच्छा, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? चलो जी, नंबर 4 हैवी है ना? इतनी भी हैवी नहीं है लेकिन बहरहाल हैवी है, तो 5 पहले कर लेते हैं, पर्चे में भी ऐसे ही करना है। अ चेक इशूड फॉर 1 ईयर्स रेंट फ्रॉम यकम मई 23 टू 30 अप्रैल 24। हमारा साल ढूंढो 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 ढूंढो, 30 जून वाला है। एक तो 30 जून वाले साल ने तंग किया हुआ है हमें। यकम जुलाई 2022 से 30 जून 2023, ये हमारा साल है जनाब। अच्छा, अब देखते हैं कि रेंट का साल क्या है। कहता है रेंट है यकम मई 23 से, ये तो यहां कहीं की बात कर रहा है, ये क्या है जी? अप्रैल और मई और जून, ये फ्रॉम, सीधा ही आ रहा था वैसे तो, ये देखो ये यकम मई 23 से 30 अप्रैल 24 तक की कहानी है। मतलब 2 महीने हमारे साल में और 10 महीने आगे, और हमने एडवांस दिया है या लिया है रेंट? 1 ईयर इशूड, चेक इशू किया है हमने फॉर 1 ईयर्स रेंट, ठीक है, अमाउंटिंग 240। ओ was dishonored due to mistake in the name of party. No entry was made upon the return of check and the new check was issued by JT after the। बाकी सब सही चल रहा है, इसका मतलब मसला सिर्फ किस में है? देखो भाई, ओरिजिनल एंट्री होनी क्या चाहिए थी? पहले मैं करता हूं कि असल में एंट्री जब पहले दिन आया था उसने कहा डिसऑनर की एंट्री नहीं, उसने क्या कहा है? डिसऑनर की एंट्री नहीं। लेकिन जो असल एंट्री है वो तो पहले कर लेना, ठीक है, उसके बाद डिसऑनर सोचेंगे, क्योंकि डिसऑनर की एंट्री तो हमें आती नहीं है। तो जब हमने चेक इशू किया है तो एंट्री होनी चाहिए थी प्रीपेड रेंट डेबिट, कितना है? 240 है, कितना था? हाँ 240 है 12 महीनों का, लेकिन हमने प्रीपेड इसमें से 10 महीने प्रीपे किए हैं ना, इंटू 10 करें, इंटू 10, कितना? ये प्रीपेमेंट। उसके बाद बाकी क्या है जी? रेंट एक्सपेंस, कितना बना? 40, 2/12 भी कर सकते हैं। और बैंक क्रेडिट, हमने चेक इशू किया, हमने चेक तो इशू कर दिया, ये कब एंट्री करेंगे आप? एट द टाइम ऑफ इशुएंस, एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक। इसको जरा कार्ड के बाहर ले आए, ये अलग डिस्कशन है, यहाँ पे ऐसी मिक्सअप हो रहा है, गंद पड़ गया है। चलो भाई इधर प्लीज कम हेयर। नो यू आर नॉट कम, यू नॉट कम, यू इज कम। ले जी, जब हम इशू करते हैं चेक तो हम ये एंट्री करते हैं, लेकिन हमसे जिसके नाम का चेक था उसके स्पेलिंग में लेट से कोई मिस्टेक हो गया। आपको पता ही है कि अगर अकाउंट नाम होल्डर लिखा हो अकाउंट का और उसके नाम के स्पेलिंग में चेंज हो जाए तो वो चेक भी, पैसे उस पर नहीं ट्रांसफ़र होते, वो डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। अब जब डिसऑनर होता है तो बच्चों डिसऑनर होते हुए सेम एंट्री करनी पड़ती है रिवर्स, यानी ये सारी की सारी एंट्री हमें, अगर मेरा ये चेक डिसऑनर हो जाए तो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर मुझे ये एंट्री उल्टा देनी चाहिए थी, और नया चेक इशू करते हुए दोबारा एंट्री करनी होती है। ये नहीं कि बस छोड़ दो उसको, डिसऑनर चेक की एंट्री रिवर्स करनी ही करनी होती है। तो इसका मतलब मुझे चाहिए था मैं एंट्री करता बैंक डेबिट, प्रीपेड, यानी सब कुछ रिवर्स कर देता, प्रीपेड रेंट क्रेडिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है जी। 240 200 और 40, यानी ये होना चाहिए था। एक बार सब कुछ रिवर्स करके खत्म, नील, जिस चेक के अगेंस्ट सारा कुछ किया था वो चेक डिसऑनर हो गया, और फिर जब नया चेक इशू करते तो वो एंट्री करते रहते। अब वो कहता क्या है? वो कहता है, ये समझ आ गई डिसऑनर की एंट्री क्या है? ये एंट्री तो हुई होगी, उसने नहीं कहा कि ये एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब ये तो सब सही था, लेकिन डिसऑनर के वक्त आपको ये एंट्री पास करनी चाहिए। अगर हो गई हुई तो कुछ नहीं करेंगे, ना हुई हुई तो करनी पड़ेगी। अब वो कहता है a check issued for 1 year was dishonored due to mistake in name of party. No entry was made upon the return of check.
चेक रिटर्न करने की एंट्री पास हमने नहीं की, ठीक है। एंड अ न्यू चेक वॉज इशूड बाय जेटी आफ्टर द ईयर एंड, लेकिन साल खत्म होने के बाद उन्होंने नया, तो भाई ये वाले साल में तो फिर इसको रिवर्स करो, फिर ये तो कोई पैसे ना दिए हमने, पैसे तो उसको गए ही ना, तो कैश तो बैंक तो क्रेडिट हुआ ही नहीं हमारा, जब पैसे नहीं निकले तो करो वापस बैंक को डेबिट, और कोई प्रीपेमेंट नहीं। एक्सपेंस वो करना है वो बेशक करते रहो आप, एक एक्सपेंस नहीं वैसे, हाँ एक्सपेंस एक्रूवल की बेस पर, लेकिन वो सारी एंट्री ही रिवर्स कर दो। इसको सादा बात ये कि इस एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। अब बाकी के बारे में जब उसने खुद से कुछ नहीं कहा तो खुद सोचने ही चल पड़ना। इस साल के अंदर ये चेक डिसऑनर हुआ था तो ये एंट्री रिवर्स करनी थी, ये उसने नहीं की तो ये कर दें। अगले साल उसने फिर नया चेक इशू किया तो अगले साल फिर नई एंट्री दोबारा ऐसे कर लेंगे बैठ के। डिसऑनर की तो कर दें पहले, फिर देखते हैं, पहले डिसऑनर की कर लें, ठीक है। नंबर 5 होना चाहिए था, डिसऑनर की एंट्री यहां से छाती मार के लाएं। बैंक डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट और रेंट एक्सपेंस जी 240, 200 और 40 ये होना था, ये नहीं हुआ, असल में तो यही करना था, ठीक है जी। बैंक डेबिट कर लो, प्रीपेड रेंट 200 से क्रेडिट कर लो और रेंट एक्सपेंस 40 से क्रेडिट कर दो। अच्छा, अब अगर डीप डाउन जाकर सोचें तो मेरे ख्याल से ये रेंट एक्सपेंस क्रेडिट करना नहीं चाहिए, मतलब अगर करें भी सही तो फिर इसकी एक और एंट्री ये रेंट पे ज़रूर कर लें, और वो क्या है, रेंट एक्सपेंस तो हो गया ना, 2 महीने की बिल्डिंग तो इस्तेमाल कर ली होगी ना, तो उसकी एंट्री पेएबल है। ये बहुत डीप डाउन चले जाना है आपने, आई क्या अपने सोल्यूशन के अंदर, इससे आगे कुछ नहीं कर दिया बाय द वे। लेकिन अगर कोई बच्चा एडिशनली एक रेक्टिफाइंग एंट्री ये भी कर देता है कि जी अब फिर मैं रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट कर रहा हूँ, क्योंकि नया चेक तो मैंने अगले साल में इशू किया था, ये तो खर्चा मेरा हो गया, तो एडिशनल काम करने की नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, यू मे डू, ठीक है। लेकिन आई कैब ने जितनी बात की थी वो सिर्फ ये थी, बेसिकली उन्होंने ये इसको फोकस किया था कि जो उसने बात की हुई है कि नो एंट्री वॉज मेड अपॉन रिटर्न ऑफ चेक, डिसऑनर चेक की एंट्री नहीं हुई, और उसने कहा है कि इन अबव एरर्स को करेक्ट करने की एंट्रीज करो, तो शायद इस वजह से उसने अपने सोल्यूशन के अंदर रेंट एक्सपेंस की एंट्री नहीं की। किसी का दिल करता है सो बिस्मिल्लाह कर ले, ज़्यादा करने से कोई -1 नहीं हो जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा, नंबर नहीं मिलेगा, तो अगर दिल में आ रही हो तो कर लेना, ठीक है। लेकिन ये बहुत डीप डाउन जाके जो सोच लेते हैं ये उनको ही समझ आती है ये बात। डिसऑनर को तो रिवर्स कर दिया, लेकिन साथ ही ख्याल आया अच्छा चेक तो नया अगले साल में इशू किया, लेकिन 2 महीने बिल्डिंग तो इस्तेमाल कर ली होगी, तो एक्सपेंस बुक कर ले, तो वो कर ले, फिर क्या होगा, -1 होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है ना, +1 भी हो सकता है। खुश हो गए वो, अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा जी, उसके बाद अब रह गई है जी एक एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट क्या, आई कैब ने बस अपने सोल्यूशन में ये नहीं किया था, मैंने अर्ज कर दिया कि ये आपने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे तो लगता है ये जो हैवी किस्म की एंट्री होती है इसके लिए जगह कम है, ये थोड़ी सी और जगह ना बना लें। नहीं पता नहीं क्या कुछ फिक्स एसेट की एडजस्टमेंट में होता है, आपको पता ही है। देखो आइए 16 की हुई मेहनतें हैं, कितना एंजॉय करते हैं ना आप लोग आजकल फिर पढ़ते हुए चीज़ों को, जो पहले में पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, ऑन 1 नवंबर 2022 एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट वॉज सोल्ड। अब ये टेक्निकल एडजस्टमेंट थी इसमें, बाकी 8 में से समझो 5 साढ़े 5 नंबर आ चुके हुए हैं, बाकी ये 2-2.5 नंबर की ये एडजस्टमेंट है। इसमें भी कोई 1-2 हेड्स आपके सेट हो, कोई एसिड सही क्रेडिट हो गया, कोई कैश कुछ सही डेबिट हो गया, तो रॉन्ग एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री में सारी चीज़ें ना भी सही हो, जो सही हो उसके नंबर मिलते हैं, तो 8 में से फिर 6 को नंबर तो आ ही जाने हैं, ठीक है। क्या है, क्यों छेड़ रहे हो उसको, अच्छा पाँव ऊपर करते हो उसको, पाँव मैंने मार दिया। ऑन 1 नवंबर 22 हमारे साल के, ये जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, और यहाँ कहीं ऐसे ही है ना, बल्कि यहाँ नहीं, ये तो दिसंबर बन जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और ये 1 नवंबर, 1 नवंबर है ना कि 30 है, 1 नवंबर यहाँ पे कोई बात कर रहा है। ऑन 1 नवंबर 2022 यानी हमारे साल के एंड होने से नवंबर दिसंबर 2 महीने और अगले 6
ये 8 महीने, अब हमारे साल के एंड होने से 8 महीने पहले कुछ हुआ है। क्या हुआ है जी, ज़रा बताना। एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट वॉज सोल्ड फॉर 90, डिस्पोजल हुआ है, ये कैश है। द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, कहता है डिस्पोजल की कोई एंट्री नहीं हुई। वो जो आपने लंबी सी सीखी हुई है ना क्लास में, उन्होंने कहा वो उन्होंने नहीं, डिस्पोजल की एंट्री नहीं हुई, और टाइम खत्म भी हो, डिस्पोजल की एंट्री नहीं हुई। अच्छा, ये रीडिंग करके आए थे वो जितना कहा था, करेक्शन वगैरह कितने बच्चों ने रीड किया? कुछ शुक्र है मेरे कुछ बच्चे करके आते हैं रीडिंग, मुझे तसल्ली तो होती है कि मसला वाकई नहीं है। मैंने तो आपको कह के छोड़ दिया आप पे, तो तुम तो जब करोगे फिर तो जवाब भी तब उसी वक्त ही मिलेगा, मैंने नहीं होना फिर उस वक्त तुम्हें मिलना। जी कितने बच्चों ने रीड किया? कोई क्वेश्चन तो उनमें नहीं आया ना? आज अगले हिस्से को रीड करना, उसमें शायद आ ही जाए कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सस्पेंस को क्या है, क्या करूं फिर मैं? अच्छा पढ़ाऊंगा, अभी ये कर लूँ ज़रा जल्दी से, ये एडजस्टमेंट करके फिर चलते हैं थेरी पे। ये चैप्टर ही चल रहा है ना, ये ख़त्म होने को है बस, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नहीं बचना, तो फिर हम इंशाल्लाह या पीछे या IAS 8 को। अच्छा IAS 8 में वैसे मुझे नहीं लग रहा थेरी जिस दिन उसकी मैंने 2-3 दिन में पढ़ा दी आपको, MCQ आपने कर लिए, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है डिस्कस करने वाला, उसकी आपने सही यखनी निकाली है। लेकिन मैं फिर डावाडोल भी हो गया हूँ, बताऊँ आपको, सुबह वाले बच्चों को नहीं बताया, आपको बता रहा हूँ। डावाडोल इसमें हो गया हूँ, हो सकता है कल के दिन में मैं जितने नोट है ना सारे एक ही क्लास में करवा के फिर एस्टीमेट चेंज का नोट भी करवा दूँ और EPS ले जाऊँ मंडे पे, ताकि एक और दिन और एक वीकेंड मिल जाए, और फिर IAS 8 में अगर किसी गुंजाइश फिर भी रहती है तो वो पूरी कर ले। लेकिन अगेन डावाडोल हूँ, इधर हो गए तो IAS 8 करेंगे, इधर हो गए तो IAS 33 शुरू कर देंगे, तो आप रिस्क न लीजिएगा छुट्टी वाला। वैसे भी वो कल की क्लास शायद IAS 8 की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हो, जिसके अंदर हम चेंज इन एस्टीमेट का नोट भी कर रहे हों, और जितने नोट आपको 3 से 4 होमवर्क में दिए थे इकट्ठे एक क्लास में करें, उस तरह से जो कॉन्सेप्ट तैयार होगा उसका वो वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिस्क ना लीजिएगा छुट्टी का। एक्स्ट्रा क्लास तो है नहीं, कल एक ही क्लास है, जोहर से पहले छुट्टी आपकी, गो एंड किल द वेव्स। मेरी तो असर को नहीं है छुट्टी। अच्छा लो जी, डिस्पोजल भाईजान ने रिकॉर्ड नहीं किया, आए भी नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं किया। आगे कहता है एंड द अमाउंट वॉज, अच्छा ये जो है ना गलती, इसको बाद में देखते हैं। डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड वॉज पता नहीं क्या। अच्छा ऑन यकम जुलाई 22, ये नवंबर से पहले की बात होगी ना, जुलाई नवंबर से पहले आता है ना। ऑन यकम जुलाई 22, ये यकम जुलाई 22 क्या होगा? हमारे साल का पहला दिन लग रहा है मुझे तो। द इक्विपमेंट हैड अ बुक वैल्यू ऑफ, इन्हें गंद च किवें लभी है, 120। यकम जुलाई 22 पर बुक वैल्यू है, रिटन डाउन वैल्यू बुक वैल्यू 120, वाइल ओरिजिनल कॉस्ट वॉज, और निचली लाइन में आके देखो तो ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड एट 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यार ये तो इतना आसान है, बस गलती के अंदर मसला आना है। तो फिलहाल चालू करें। ओरिजिनल एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, और एक लाइन छोड़कर PPE कर दें या एसेट का नाम लिख दें, जो मर्जी करें। 250 से इसको क्रेडिट करें। अब देखो ये 250 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, ये तो रेक्टिफाइंग एंट्री में किया होगा, इसका नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसके लिए छोटी सी वर्किंग कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कैश कितना है? 90, गेन लॉस निकल आएगा। अब अक्यूमुलेशन की वर्किंग करनी है ना बेटा, तो उसने बुक वैल्यू दी है, उस सहूलत से फ़ायदा उठाओ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है, ये नंबर 4 तो ये है, ठीक है। और नंबर 5 आई थिंक आई हैव रिटर्न इट रॉन्ग। अच्छा जी, अब उसने साल के पहले दिन की बुक वैल्यू दे दिया, तो पागल नहीं है कि हम कॉस्ट से चलें, और वैसे चलें भी सही तो कितना अरसा डेप्सिट हुआ? डेट ऑफ परचेज तो गिवन नहीं है, आ भी नहीं सकते थे, इसलिए बस कॉस्ट उसने शुक्र करो दे दी, जिससे हमने जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दिया, लेकिन ज़्यादा शोखा होने की ज़रूरत नहीं है। और वर्किंग वन में डायरेक्ट ही कहाँ से शुरू करो, यकम जुलाई 2022 है साल, और बुक वैल्यू है, और वो कितनी है? 120। अच्छा तो अब किस दिन बिक रहा है ये? यकम नवंबर 22 को। तो डेप्रीसिएशन लेनी है 120 इंटू 20% इंटू 4/12 क्यों? नवंबर, दिसंबर,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो फिर तो 5 आ गए। अच्छा यकम नवंबर है, आई एम सॉरी, ठीक है, तो नवंबर नहीं लेना आपने, 4 महीने की डेप्शन लेनी है इंटू 4/12, 8। 120 ज़रा इधर आए आगे जी। तो बीवी कितनी आ गई जी? 112, और यहाँ से एक्डेप निकल आएगी, ठीक है जी, निकालो जी एक्डेप। 120 माइनस 112, तो बच्चों 250 माइनस 120 करके एक्यूमुलेशन नहीं निकालनी थी, क्योंकि वो तो साल के पहले दिन की एक्यूमुलेशन है, तो बुक वैल्यू है, तो उस दिन तक की डेप्रिसिएशन निकलेगी ना। हमने तो डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन निकालनी होती है। और समझ आ रही है तुम्हें? हैं? हाँ, कॉस्ट में से करेंगे, आई एम सॉरी, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि कॉस्ट में से 120 माइनस नहीं करना। क्या है, मैं ये रात और 120 लिख गया। कॉस्ट में से 120 माइनस नहीं करना, क्योंकि वो अक्यूमुलेटेड डेप्शन आएगी यकम जुलाई 2022 की। हमें डेट ऑफ सेल तक की चाहिए, तो हम कॉस्ट में से डेट ऑफ सेल वाली बुक वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। 130, लो भाई 138, गेन है लॉस है? लॉस ही है, क्रेडिट आ रहा है। वाह हुआ सुभान अल्लाह। चेती दसो यार, आर यू इन योर सेंसेस? कहा था ना मैंने, PNL, वाह वापस, लॉस आ गया जी, बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, वो कहता है डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, यानी ये सब कुछ नहीं हुआ। एंड सेल प्रोसीड्स, ये कैश तो जो आया है ना, डेबिट करना नहीं भूलता। अब यहाँ को उसने चवल मारी होनी है, क्रेडिट कहीं और ऐसी जगह किया होना कि हमारे गले मुसीबत पड़ेगी, ठीक है। कहता है द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड वॉज क्रेडिट टू, अच्छा शुक्र है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट किया उसने। इसका कोई असर हमारी अक्यूमुलेशन के ऊपर तो नहीं पड़ेगा, या आगे आने वाली डेप्रिसिएशन के ऊपर तो नहीं पड़ेगा? बोलो, देखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये उसने किया हुआ है। अच्छा, अब तरतीब से शुरू करते हैं जी। ये एंट्रीज को तो चलाते हैं ना, फिर एंड पे इम्पैक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्शन होना था 138 से डेबिट, क्या हुआ? तो आप किस डिजीज की मेडिसिन है, आप कर लें इसको डेबिट। नेक्स्ट, कैश डेबिट होना सी, हो गया, कुछ ना करो। नेक्स्ट, लॉस डेबिट होना था, वो लॉस तो तब डेबिट करता अगर उसको पता होता डिस्पोजल, उसने डिस्पोजल ही नहीं रिकॉर्ड किया, तो आप लॉस को डेबिट करें, कितने से? PNL में लॉस 22। आगे बढ़े, PPE क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कीजिएगा 250। नेक्स्ट, कैश हो गया। और डेप्शन यार, ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट किसने कहा तुम्हें करो? शुक्र करो अक्यूमुलेशन को नहीं क्रेडिट कर दिया था उसने, जैसे एक बार किया था, याद है हमारे सवाल में, पता नहीं सीबी वाले में या किस में, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो हमने कहा लो जी पड़ गई मुसीबत, अक्यूमुलेशन छिड़ गया है और उसने डेप्शन को भी छेड़ देना है पुराने साल। वो सही मुश्किल एडजस्टमेंट थी, तो आसान है जी। तो डेप्शन को क्रेडिट गलत किया है, सही करने के लिए क्या कर दो? डेबिट कर दो। अब ये डेप्शन जो गलती से क्रेडिट हुआ था, ये उसका इंपैक्ट निकला है अभी, ठीक है। लेकिन अब ये एसिड जो छिड़ गया है, ये मुआं जब छिड़े तो आपको पता है साथ में डेप्रिसिएशन ने भी छिड़ना होता है, ठीक है। अब एसिड कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एसिड कम हो रहा है, तो डेप्शन को भी कम करें। डेप्शन कम करने की एंट्री होती है डेप्शन क्रेडिट, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दो या PPE कर दो, दोनों ही सही हैं वैसे। अब आजकल आइए सेट में हम PPE को ही डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट जी। कितने से निकाल लेते हैं जी? 250, ये है ना PPE की गलती। 250 इंटू 250 करें, ओ खुदा के बंदो, बुक वैल्यू मेथड था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो उन्होंने अगर डेप्शन गलत की होगी तो कॉस्ट पे तो नहीं लिया होगा ना, ऐसे तो ना करो। तो उन्होंने साल के पहले दिन जो बुक वैल्यू पड़ी हुई थी उसको डेप्शिट किया होगा, और क्यों नक्का उन्होंने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, चन्ना नच्चा, वो डेप्रिसिएशन को करते ही चले गए होंगे साल के एंड तक रिकॉर्ड, ठीक है। तो 250 नहीं, 120 इंटू 20
इंटू 8/12 भाई कह रहे हैं। 8/12 क्यों किया? जिस दिन गलती हुई है उससे पहले की डेफिनेशन पे आपको कोई एतराज है? उससे पहले की डेफिनेशन पे भी आपको एतराज है भाई? और भाई साहब 1 नवंबर को डिस्पोजल हुआ है ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों की डेफिनेशन तो होनी भी चाहिए थी। उसमें तो कोई मसला नहीं है ना। मसला क्या हुआ, 1 नवंबर को बिका, उन्होंने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर डिस्पोजल रिकॉर्ड ना होने का मतलब क्या है? देखो रॉन्ग एंट्री में कहीं एसिड क्रेडिट हो रहा है, मतलब एसिड पड़ा रहेगा तो डेफिसिट होता चला गया। तो कब से गलत हुआ? डेट ऑफ एरर से ईयर एंड बोला था मैंने, इंपैक्ट निकलता है। ठीक है, और सही है 16 और 16। ठीक है जी, तो ये है जनाब आपका सवाल। अब इनकी नंबरिंग अगर करें तो ये कितने नंबर का सवाल था? 8 नंबर का। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 2 नंबर ही इसके बन रहे हैं। ठीक है, कैसे जी? इसका 1 नंबर, इसका 1 नंबर, जिसका एक इम्पैक्ट सही है अपना 1 नंबर लगा ले, आधा लगा ले, आधा नंबर सिर्फ इसके, आधा नंबर एक, इस तरह से है। ठीक है ना? ओके, जहाँ कमी हुई फिर माफ़ कर देना वो। ओके, नेक्स्ट। वैसे आई कैप की मार्किंग स्कीम भी होती है, डाउनलोड करके देख सकते हैं आप। इसका 1.5, इसका 1.5, इसका 2, बनता नहीं था वैसे, आगे एक नंबर रह गया ना। आप देखो 1 2 3 और ये कितने बन गए? 3 और 3 6 7 8 तो पूरे हो गए हैं। 8 ही थे ना। अब यहाँ थोड़ी सी गुंजाइश बनाते हैं। कहाँ बनाएं जो आसान लग रहा है। इसके अंदर 1 नंबर छोड़ देते हैं। मैं वैसे ही अपने तौर पे कर रहा हूँ, जो ऊपर को आसान हो बहुत ज़्यादा उस पर 0.75 कर लें, मैं थोड़े बहुत आगे पीछे कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो 0.5 वहाँ से बच गया, यहाँ पर ले आओ 1.5 ही इसको भी रख लो, एक की माजरत है, और यहाँ पे 1 मार्क रख दो। ओके, ऐसे करके थोड़ा बहुत मैंने प्लस माइनस किया। ये आपका सोल्यूशन है जी। ठीक है, अब बस मुझे थ्योरी होमवर्क देने तो छुट्टी दे रहा हूँ, शक्लें न बनाओ, छुट्टी दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है 3:04 हो गए, मुझे पता है, कोई घड़ी की तरफ ना देखें। ये नोट कर लें ताकि मैं जाऊँ थ्योरी पे। पिक्चर, हाँ बेटा, उसने जब डेप्रीशिएट किया होगा तो उसने ओपनिंग बुक वैल्यू पर डेप्शन रेट लगाया होगा, और चूंकि एसिड डिस्पोज नहीं किया उसने, तो सारा साल डेप्शिएट कर दिया होगा। हम कह रहे हैं 120 को 4 महीने डेप्शिएट करना था इस साल में, वो 12 महीने कर गया, तो 8 महीने ज़्यादा डेप्शिएट कर गया, तो वो इम्पैक्ट निकाला है डेट ऑफ एरर से ईयर एंड का। गांट इट। लो जी, आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे थे हम, इस चैप्टर के अंदर आए। और भाई सस्पेंस में तुम्हें क्या मसला है? सवाल पूछो, ताकि अगर वाकई सवाल हुआ तो मैं सबको जवाब दूंगा, वरना क्लास के बाद सिर्फ आपको इनको छुट्टी दे दूँ। ये अननोन एंट्री, आगे ये अप्रोच टू करेक्शन ऑफ एरर। यार सफ़ा नंबर 10 दे फिर वीर। 363 है। हाँ, यहाँ पे कहाँ पे, कहाँ है दूसरा पॉइंट, मुझे बताओ भाई। तो लैंड क्या है ना, पॉइंट कितने अंकल? A suspense account is temporary account that is required until the sufficient information is received and errors are identified and corrected. अब आपको मसला कहाँ से आगे? Suspense accounts are temporarily classified as a statement of financial position account, usually under the heading of current asset or current liability depending on balance. वो ये कह रहा है कि इसको इनकम एक्सपेंस की नेचर नहीं समझना। ट्रायल में जब ये नज़र आ गया ना, तो जिस तरफ आ रहा है उस तरफ का बैलेंस शो करो, लेकिन ना इनकम एक्सपेंस के तौर पे करना, बल्कि एसेट या लायबिलिटी के तौर पे करना। क्या मतलब? डेबिट एक्सपेंस भी तो हो सकता है, लेकिन अगर मेरा सस्पेंस का बैलेंस आया डेबिट साइड पर, तो वो कह रहा है कि इसको एक्सपेंस ना कहना, इसको समझना लाइक एसेट। तो एसेट ले जाना और फिर उसको प्लस माइनस कर लेना। ऐसे अगर ये क्रेडिट साइड पर आए तो इसको क्रेडिट बैलेंस समझते हुए लायबिलिटी की तरह से ट्रीट करना, इसको इनकम के तौर पे ट्रीट ना करना। इतनी सी बात थी। ठीक है, सही है जी। और कोई सवाल? और इस पूरे जो 2-3 सवाल पढ़े, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं निकला। पहले भी तो पढ़ा दिया था, इतने तुम अच्छे, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ पढ़ के की थी हमने। अच्छा, अब यहां तक कोई भी मसला नहीं हुआ। अप्रोच टू करेक्शन ऑफ एरर पढ़ी थी आपने? किस किसने पढ़ी थी?
ये सिर्फ एक बच्चों ने पढ़ी थी, अच्छा 2-3 हैं, ठीक है, 2-3 ने पढ़ी, कोई मसला नहीं आया। इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो हम कर रहे थे। कमाल नहीं हो गया है? फिर नकल लगाई है हमने, यहाँ से रट्टे लगाए हुए थे उस्ताद ने, है ना। ये आई कैप ने इस बार किया, हम तो हमेशा से ऐसे ही करें, और है अप्रोच यही सारे, हम भी ऐसे ही पढ़ाया गया था। वो तो आई कैप ने इस दफ़ा किताब के अंदर ऐसे स्टेप्स के अंदर थोड़ी सी बात लिख दी। खैर, एग्जाम्पल्स भी सारी की, हाथ खड़ा करें पढ़ते हुए, एग्जाम्पल्स भी सारी की, कोई मसला नहीं आया, किसी एग्जाम्पल में नहीं आया। कमाल नहीं कर दिया आप, कमाल की टांग ही तोड़ दिया आप लोगों ने। अच्छा जी, अब आज मैं आपको ये रीड ऑनली करने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन एक नज़र साथ साथ मारता चलूँ। कहता है इम्पैक्ट ऑफ करेक्शन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी किया हुआ है हमने प्रैक्टिकली। किस पे? नलतर वाला सवाल किया था तो बैलेंस शीट आइटम्स पे इम्पैक्ट देखा था। उसके बाद स्मार्ट एस्टेब्लिशमेंट किया था, इनकम स्टेटमेंट के इम्पैक्ट को देखा था, क्वेश्चन बैंक का सवाल था गालिबन 7वां। उसके बाद प्रॉफिट्स के, हाँ लास्ट वाला, उसके बाद प्रॉफिट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट देखा था। ये काम भी हमने किया हुआ है, मैं बताऊँ, ठीक है। और अब चूंकि आप, मैं बताऊँ नहीं हूँ, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, अच्छा, लेकिन चूंकि अब आप IAS 8 भी पढ़ चुके हैं, तो अब मुझे तसल्ली है कि आप इसमें भी आपको कोई मसला नहीं। IAS 8 से पहले इस जगह को रीड करते हुए मसला आ जाया करता था, ठीक है। तो आपने इसको रीड ऑनली करना है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग एरर्स एंट्रीज ऑन प्रॉफिट, और कुछ इसकी एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं कि कैसे होगा, कैलकुलेटिंग रिवाइज्ड प्रॉफिट, जो काम हमने किया हुआ है सारा, वो यहाँ पर उन्होंने समझाया हुआ है कि बच्चों कैसे करना है। तो हम जाके देख लेंगे कि जैसे हमने सीखा वैसे ही वो भी कह रहे हैं। इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग एरर ऑन अदर लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पढ़ना इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रायर ईयर एरर के अंदर कहता है IAS 8 लगेगा। आप IAS 8 पढ़ चुके हैं, इस लाइन की भी समझ आएगी आपको, ना आए तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद और कोई क्वेश्चन आपने यहाँ से नहीं करना। टाइमथी में एक स्टूडेंट को मसला आ रहा था किसी एडजस्टमेंट में, वो कौन से स्टूडेंट थे जी? बेटा कौन सी एडजस्टमेंट है, ज़रा जल्दी से बताएं। कोई नहीं, 2-4 मिनट आप बैठ जाएं यार, तो ज़रा लेट भी क्लास शुरू, 15 मिनट लेट हो गया आज बयान की वजह से। नहीं, अच्छा असर तक हुई है, लेकिन नहीं, मैं अभी छोड़ दूंगा, छोड़ रहा हूँ, बस ये एडजस्टमेंट ज़रा 1-2, अब मसला नहीं रहा यार। देखो मजाक ना कराया करो मेरा, यानी अब आप खुद देखें कि आप ग्रेजुअली आपका लेवल बढ़ रहा है, कि जो पहले क्वेश्चंस थे आपके कभी, अब वो क्वेश्चंस ये एक्स्ट्रा क्लास की वजह से तो नहीं हो रहा। अच्छा, कि मेरे साथ प्रैंक हो गया, कैमरे में हाथ हिला ना तू ऐसे। अच्छा, अब फिर आपके पल्ले तो कुछ ना बचा, पढ़ने वाला तो सिर्फ 5 मिनट का है। तो क्योंकि मेरा आपका ये वादा है कि 1 घंटे का होमवर्क रनिंग टॉपिक से, तो रनिंग टॉपिक में आज कौन सा होमवर्क है? एक ही पास पेपर है, 2 सवाल हैं, 15 मिनट ईच, तो आधा घंटा बन रहा है। चलो आप ऐसा करो, 15 मिनट नहीं 20 मिनट ईच कर लो, 40 मिनट। अभी उसके अलावा मेरे पास 45 कर लो, आधा घंटा फिर भी है, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। 5 मिनट में आपने रीडिंग करके फारिग हो जाना है। तो कुछ MCQs करें इसके, और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं करना। टाइमथी मैंने करवाया है, कैसे करवाया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल में वहाँ पे सब कुछ इकट्ठा हो गया, तो वो सवाल मैंने करवाया हुआ है, यानी कि मैंने पास पेपर के जो सवाल करवाए हैं और मैंने क्वेश्चन बैंक के जो सवाल करवाए हैं, डिस्कस किए हैं। एक दफ़ा देख लें तसल्ली से, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। नया सवाल खुद से ट्राई नहीं करना। बच्चे क्वेश्चन 1, 2 उठा के ले आए, सर ये नहीं आएगा, और किताब में से कोई भी नहीं आए, शायद एडजस्टमेंट यूज़ होंगी। तो जो करंट ट्रेंड है, जो ज़रूरत है, जो टेस्ट हो सकता है, वो मैंने करवा दिया है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा काम करवा दिया है। तो जितना करवाया है मेहरबानी करके वही करें, ठीक है। पास पेपर्स की अगर बात करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो एक भी नहीं करवाया मैंने, हम सीधे ही पास पेपर पे चले गए थे। लेवल हमारा अच्छा हुआ था। अगर कोई भी और सवाल करना होगा, मैं समझूंगा, तो मैं रिवीजन प्लान एंड पे देता हूँ एक, और उसमें 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस वही होते हैं जो हमने क्लासेस में किए होते हैं। साथ में कोई थ्योरेटिकल पार्ट की फ़लाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव याद करना है, फ़लाँ को मेमोराइज़ करना है, ये मैं लिख देता होता हूँ उसके अंदर ना, रिवीजन प्लान एंड पे देता हूँ। जब क्लासेस ख़त्म होती हैं उसके 2-4 दिन बाद दे देता हूँ, ठीक है, बैठ के बना लेता हूँ, दे देता हूँ। अब अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा जिस भी चैप्टर में होगा, वो मैं खुद उसमें लिख दूंगा, रिवीजन करते हुए आपके सामने वो आ जाएगा, वरना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बेटा बहुत काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 हो चुका, करना भी था। 5 हो चुका, आपने किया, टाइमथी करना भी था। 6 मैंने खुद करवाया है, 7 मैंने खुद करवाया है, वो याद करो सफ़र शुरू हुआ था जब। 8 मैंने खुद करवाया है। क्वेश्चन बैंक में आए, क्वेश्चन बैंक के पहले सवाल को हमने लिफ्ट ना कराई, दूसरा होमवर्क दिया था, फिर डिस्कस कर दिया था अच्छे तरीके से,
3 खुद करवाया था, पुठे टिक लग रहे हैं, अब कंफर्म हो रहा है। ईस्टर्न खुद करवाया था, 5 भी मैंने करवा दिया था, 6 भी करवा दिया था, 7 भी करवाया था। सारे होमवर्क थे, फिर होते चले गए डिस्कस होकर। तो कोई और नया सवाल अब कतन नहीं करना। ओके, ऑलरेडी ज़्यादा कर लिया हमने काम में, मैं आपको बताऊं ज़्यादा काम कर गए हैं। अब और ज़्यादा करके किसी और पर्चे को या इस पर्चे के किसी और टॉपिक को सेक्रीफाइस करोगे आप, ठीक है ना। हाँ, जो चीज़ करने वाली है वो क्या है, MCQs है। तो ऐसा करते हैं कि MCQs के ना ज़रा ज़्यादा हैं, लेकिन हैं फजूल से। आपने ऐसे बोर हो जाना है क्लास में, तो मैं आपको करवा नहीं सकता। तो कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं, वो इंपॉर्टेंट वंस जो हैं वो मैं आपको निशान लगा के देता हूं कि ये तो आपने करने ही करने हैं ना। और उसके अलावा वाले जो हैं वो कुछ तरतीब से कर लेते हैं, ठीक है, कि इतने ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। ऐसा करें 34 ऑनवर्ड्स सारे कर लें, देख लें। हैं इसमें करने वाला बस एक ये मैंने कल करवा देना है, ये या शुरू में क्लास के आगे जल्दी आ गया तो उस वक्त 5-7 में बच्चे पूरे करते करते मैंने करा देना है, या फिर मंडे को, ठीक है। लेकिन ये तो 34 से एक संडे भी आ गया है ना, करेक्शन ऑफ एरर ने तो ये चलना है संडे को भी, कल भी एक्स्ट्रा क्लास कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में सारे MCQs ही आप कर लें इसके। हाँ, हिम्मत करें, ठीक है। ये सारे MCQs करने हैं, जिनमें से मेरे हिसाब से एक 18 बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा टेक्निकल है, ये मैं खुद करवाऊंगा, और एक 36 मैंने जो निशान लगाया है, ठीक है। तो आपका MCQs सारे के सारे होमवर्क में हैं, ऑल MCQs, और जो थोड़ी बड़ी थेरी है, ताकि ये संडे को ख़त्म हो, ये साइड पे लगे। और मंडे को IS 8 अगर चलेगा तो जब तक EPS के साथ वो चलना है चलेगा, फिर जब टाइम बचेगा तो हम फिर इसके बाद अब नंबर IS 20 का लग रहा है, वही एंड पे किया है ना, IS 20 रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं ना। फिर IS 40, फिर IS 23, 36, 16, इन तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पूरा महीना है इंशाल्लाह सुकून से। मेरा बस इस तरह टारगेट क्या है, एंड पे ना बुलाऊँ आपको इकट्ठे, जो काफ़ी घंटों के लिए बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी लगता है कि एंड पे जाके बंदे को एक आधा दिन लेना पड़ ही जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी है 31 से पहले पहले हम इसको इफेक्टिवली ख़त्म करें, कोई स्पीड ना लगाएं। तो ये MCQs आपने करने हैं, मेरी तसल्ली होगी। वैसे इसमें मैंने 2-4 ही करवाने होते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।